अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सीएसएस पॉलिटिकल साइंस के पास पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये मैंने 2015 से देखा है। 2015, 17, 18, 20 एंड 21 यही सेम क्वेश्चन 20 नंबर्स का रिपीट हुआ है। ये इसका मैं आपको बहुत इजी और सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको वो कभी मत भूलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, फिलोसोफर थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। इनकी एक फिलॉसफी है स्टेट ऑफ नेचर की एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर, ये एंड समटाइम इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में भी क्वेश्चन में आता है। ये देखिए, सबसे पहले चले मैं इधर से पॉइंटर ऑन कर लूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये थॉमस हॉब्स, ये सबसे पहले मैंने इसको इसीलिए जिक्र किया क्योंकि ये 1588 में है। जो लोग हैं वो 1600 एंड समथिंग में उनकी पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है। और उसके अलावा जो रूसो है वो 1700 एंड समथिंग में। ठीक हो गया। ये इसी तरह ये बेसिकली फाउंडर हैं ये स्टेट ऑफ नेचर के। मैं आपको समझाता हूँ। ये इंग्लैंड में पैदा हुए, ये फिजिक्स के स्टूडेंट। ये आप काइंडली अगर वीडियो को रोक के इसको अंडरस्टैंडिंग ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको उर्दू में इसको इजीली समझा देता हूँ। अच्छा, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये एक जो रॉयल फैमिली थी उसके ट्यूटर थे। ठीक हो गया। जो विलियम थे ये उनको पढ़ाते भी थे, इसलिए इनकी उधर जो रॉयल फैमिली थे उनके साथ काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से इनका उनके साथ काफी लगाव बन गया। और जब उधर वो इंग्लिश सिविल वार हुई, जिसने मोनार्की को, वहां की बादशाह को खत्म करने के लिए, वहां के जो बादशाह था उसका भी सर जब कलम कर दिया गया तो वहां बहुत एनार्की पैदा हो गई, यानी कि फितना और फसाद का काफी दौर दौरा हो गया, जिसकी वजह से ये भी वहां से निकलकर फ्रांस चले गए। और इन्होंने ये जिंदगी में एक किताब जो काफी इंपॉर्टेंट थी, लेवाइथन, ये देख लें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिखी, जिसमें उन्होंने जो इनके पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे वो ये देखें कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है, कि किस तरह स्टेट बनती है, कंट्री बनती है, और क्या वजूहात हैं कि हम उसकी इताअत क्यों करें। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी, और इसमें ये देखें, सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर को इन्होंने ही डिस्क्राइब किया। स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली, अच्छा, इन्होंने पहले स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह डिस्क्राइब, स्टेट ऑफ नेचर इज अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन इन विच द लाइफ ऑफ मैन इज solitary, poor, nasty, brutish and short but rational। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर जो कुदरती स्टेट होती है, यानी कि जब एक कोई भी कंट्री स्टैब्लिश नहीं होती, ये कुदरती जो स्टेट होती है, उसमें हर बंदा हर दूसरे बंदे के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा होता है, वो सोलिटरी होता है, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश होता है, वो लड़ाका किस्म का होता है, झगड़ालू होता है, बट रैशनल, मगर वो अकल रखता है, शऊर रखता है। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो मोरालिटी, जस्टिस, इंडस्ट्री और सिविलाइजेशन। तो इस दौरान जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो उस दौरान ना कोई मोरालिटी होगी, ना जस्टिस होगा, ना इंडस्ट्री और सिविलाइजेशन होगी। एवरी रैशनल मैन शुड ट्राई टू अवॉइड दिस स्टेट ऑफ नेचर। हर जो जहन रखने वाला रैशनल बंदा है वो इस स्टेट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। ये इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया था कि हर बंदा दूसरे बंदे के साथ लड़ता झगड़ता है और उधर कोई अमनो सुकून नहीं होगा, इसलिए जो जहन रखने वाला थोड़ा शौर वाला बंदा होगा वो लाजमी इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, इस स्टेट से मैं निकलूं और अमनो सुकून में रहूं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ये सेकंड इनकी फिलोसफी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने लाजमी याद रखनी। पहले हमने बताया स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है, इनका जो नजरिया था, उसके बाद
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद जब वो फितना फसाद काफी पैदा हो जाता है तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सवाए अपनी जिंदगी के हकूक के बाकी तमाम हकूक किसी सॉवरेन, किसी अथॉरिटी को दे दें, यानी कि एक स्टेट का एक सॉवरेन यानी कि खुद मुख्तार हुकूमत बना लें, या कोई बादशाह हो या जो मर्जी हो, उसको हम इख्तियारात दे दें कि वो हमारी जिंदगी के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात उसको दे दिए जाएं ताकि वो निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाए और इंसाफ का बोलबाला हो। तो इसको उन्होंने कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो लोग आपस में तय करेंगे। ये मैंने सिंपल से खुद से बताइए। तमाम फिलोसफर जो है, लॉक हो गया, रूसो, इन्होंने ये सेम थ्योरी यही पेश की है कि एक स्टेट ऑफ नेचर होती है जब वो करप्ट हो जाती है, या पहले से होती है या बाद में हो जाती है अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर। तो पीपल जो है, लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे एक सोसाइटी का आगाज होता है। मैं लास्ट में आपको मजीद क्लियरली बता दूंगा, आप ये अंडरस्टैंडिंग करते रहें साथ साथ। ये था इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि सबसे पहले एक स्टेट ऑफ नेचर होती है जिसमें लोग लड़ते झगड़ते हैं और उससे निकलने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे वो एक सॉवरेन को अथॉरिटी देते हैं ताकि वो उन पर रूल कर सके, ताकि अमन सुकून पैदा। अच्छा ये देखें, द सॉवरेन ब्रिंग सेफ। अच्छा वो कहता है जो सॉवरेन जो अथॉरिटी है, हुकूमत है, वो उनकी जिंदगी में अमन सुकून और सेफ्टी लेकर आता है। सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड अदर ऑर्डर, जस्टिस एंड मोरालिटी ऑफ सोसाइटी। वो हर किस्म का जो अच्छी जो चीजें हैं सोसाइटी में, वो उनकी सिक्योरिटी को सॉवरेन प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। द पावर ऑफ सॉवरेन। अच्छा उन्होंने सॉवरेन की पावर्स को किस तरह डिफाइन कर, वो क्या क्या कर सकते हैं। वो कैसे थे, हर किस्म के लॉ जो हैं उनको बना भी सकते हैं और उनको एनफोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा कि वो मोनार्की हो सकती है जो सॉवरेन, डेमोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, मगर होब्स ने ज्यादा प्रेफर मोनार्की को ही किया, क्योंकि वो मोनार्की फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात थे, वो उनको प्रेफर करते थे कि। और उसके बाद एक वजह ये भी है कि मोनार्की में चंद लोग होंगे या एक बंदा ही होगा रूल करेगा, इसलिए उसे ना कोई किसी किस्म का खौफ होगा ना परेशानी, वो इजीली लॉ बनाएगा और इन्फोर्स करेगा। अच्छा उन्होंने कहा कब हम सॉवरेन के खिलाफ बगावत कर सकते हैं या कब उसका हुक्म नहीं मान सकते। अच्छा तो उसने कहा जब तक वो आपकी जिंदगी को खतरा नहीं बनाता या आपको मारने के लिए नहीं शुरुआत करता, तब तक आप उसके खिलाफ, तभी आप उसके खिलाफ उठ सकते हैं, अदरवाइज जो मर्जी वो करे आप उसके खिलाफ रजिस्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये सेकंड फिलोसफर हो गए जॉन लॉक। आप इनकी ये देख सकते हैं बायोग्राफी थोड़ी सी। अच्छा इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी के भी फादर कहा जाता है, लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। इनके मेजर जो वर्क्स हैं, जो ऐसे इन्होंने 2 लिखे थे काफी फेमस हुए, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। सॉरी ये ऐसे नहीं, ये 2 बुक्स थी इनकी, ऐसे वो रूसो के थे। स्टेट ऑफ नेचर इन्होंने कहा कि अच्छा इन्होंने ये देखें, ये थॉमस हॉब्स के बिल्कुल अगेंस्ट, इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान होते हैं वो पीसफुल होते हैं, गुडविल होते हैं, म्यूचुअल असिस्टेंस उसमें होती है और सेल्फ प्रिजर्वेशन होती है। और वो एक लॉ ऑफ नेचर, इन्होंने एक ये भी चीज बताई, लॉ ऑफ नेचर एक कुदरत का एक कानून होता है कि उसके अंडर वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या है कि हर बंदा दूसरे बंदे की आजादी और जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक हो गया। स्टेट ऑफ नेचर, लॉ का कंसेप्ट क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब। उन्होंने कहा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में अपनी जो लेबर है उसको मिक्स करते हैं, देन वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही हमारा खालिक है और हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। सिर्फ अल्लाह ही हमारी जान और आज़ादी को ले सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता। तमाम इंडिविजुअल्स इक्वल हैं, ना ही कोई किसी के ऊपर हुक्मरानी कर सकता है। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं
कि कुदरती तौर पर इंसान एक प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल है। ये इनकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्सेप्ट था। चलें इसे तो आप देख सकते, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हाल भी कम देर। अच्छा उन्होंने कहा कि जब स्टेट ऑफ नेचर होगी, ये स्टेट ऑफ नेचर को मैं बताता हूं, ये मैंने इधर हाईलाइट करना था, मैं इधर नहीं कर सका। स्टेट ऑफ नेचर इज कॉमनली अवेलेबल टू ऑल। इन स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो लेजिस्लेचर, जज और एनफोर्सर ऑफ लॉ। वो कहता है जो स्टेट ऑफ नेचर में, जो लॉ का नजरिया, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। स्टेट ऑफ नेचर में ना ही कोई कानून होता है, ना आइन होता है, ना कोई जज होता है, और ना ही कोई एग्जेक्टिव होता है, यानी कि कोई इंतजामिया होते है जो उस लॉ को, उन कानून को लागू करे। इस वजह से जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पैदा हो जाता है तो हर बंदे के आपस में कोई ना कोई इख्तलाफात तो हो जाते हैं। तो इस वजह से ना कोई जज होता है, ना कोई एग्जेक्टिव होता है, ना ही कोई आइन और कानून होता है। तो हर बंदा अपने मामला को खुद से हैंडल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जिनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक हो गया, ये इनका स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग तो अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग में सारे अच्छे, मगर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग होती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से लोगों में आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं, तो कोई आइनो कानून और ना ही कोई जज मुंसिफ होता है, जिसकी वजह से आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो उन इख्तलाफात को खत्म करने के लिए लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या नजरिया, वो कहते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि लोग एक अब तमाम लोग खुद को एक सोसाइटी में, पॉलिटिकल कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरह करेंगे, वो कहते हैं कि वो मेजॉरिटी रूल को के अकॉर्डिंगली एक गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, विच विल प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सिक्योर करेगी। ठीक हो गया। राइट टू रिवोल्ट। अच्छा, वो कहते हैं कि लोगों को कब तक वो उस हुकूमत को फॉलो करेंगे या उसके अहकामात को मानेंगे, और कब उसके खिलाफ बगावत कर सकेंगे, जब तक गवर्नमेंट उनकी जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सिक्योर करेगी, देन तब तक ही वो उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज जब वो लॉ ऑफ नेचर को इम्प्लीमेंट, अगर वो लॉ ऑफ नेचर को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है, ठीक हो गई, या उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सिक्योर करने में फेल हो जाती है, देन लोग जो सिटीजन्स हैं तो उनके खिलाफ जंग कर सकते हैं। तो ये लोगों की ड्यूटी है कि उसके खिलाफ बगावत करें, हुकूमत को का तख्ता उल्ट दें या फिर रूलर को ही किल कर दें। रिप्लेस गवर्नमेंट विद द न्यू वन, तो गवर्नमेंट को एक नई गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस कर दें। ये था इनका राइट टू रिवोल्ट का नजरिया। अच्छा, ये लास्ट जो हमारे फिलोसोफर हैं, इनका नाम है जीन जैकुस रूसो। रूसो ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 1720 में जेनेवा में पैदा हुए। इन्होंने का एक मशहूर कॉल है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि इंसान आजाद पैदा होता है मगर हर जगह वो चेन्स में है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इन्होंने इंस्पायर किया था, और ये हॉब्स और लॉक से टोटली डिफरेंट है। वो किस तरह, वो भी बताते हैं। उन्होंने ही पॉपुलर सोवरेनिटी और जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। ये हर जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर, फेमस है। डेमोक्रेटिक्स के दरमियान सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, लिबरल्स और टोटलिटेरियनिस्ट तमाम इनको बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऐसे लिखा था द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस, और सेकंड का ऐसे था द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी। अच्छा, इनका जो नजरिया था स्टेट ऑफ नेचर का, वो ये था, स्टेट ऑफ ब्लिस, आइसोलेटेड, टिमिड, पीसफुल, म्यूट एंड नो वरी ऑफ फ्यूचर। अच्छा, इनका तकरीबन लोग जैसा ही नजरिया था मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, उसमें पीस, उसमें लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेट भी करते हैं। ठीक हो गया, उनमें एहसास है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है
कि स्टेट बहुत हैप्पी है, ब्लिस है, मगर वो एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं, टिमिड हैं, पीसफुल हैं और म्यूट हैं, एंड नो वरी, और ना उन्हें कोई फ्यूचर की कोई टेंशन है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा उनका नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सॉरी, जो लोग हैं उनका नजरिया था कि कोऑपरेटिव है सारा कुछ, मगर इनमें ये पीटी और कंपैशन का नजरिया और फ्रीडम का नजरिया ये स्टेट ऑफ नेचर में रूसो का था। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान सिविलाइज नहीं होते, स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं, देन तब तक वो करप्ट नहीं होते, मगर जब वो सिविलाइज हो जाते हैं तो ये क्वालिटीज करप्ट हो जाती हैं। अरिवल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्स। अच्छा, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की स्टेट ऑफ नेचर के मुताबिक कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, देन तब तक लोग खुशहाल थे, लेकिन जब पहले आदमी ने किस दिन उसके जहन में एक बात आ गई कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, एक खास जो टुकड़ा, या वैसे ही एक मकान में जब वो रहता तो या किसी जगह में, तो उसने दूसरे लोगों से भी कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी, तो दूसरे लोगों ने भी इस पर यकीन कर लिया। तो उस दिन उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी की फाउंडेशन हुई, या उस बंदे ने सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने के साथ दूसरे लोगों ने भी जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज किया तो इससे इनइक्वालिटी हो गई, अमीर गरीब का तस्वर भी इसी से पैदा हुआ। ठीक हो गया, और स्टेट ऑफ वार में वो स्टेट ऑफ नेचर चली गई। टू एंड स्टेट ऑफ वार, फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको खत्म करने के लिए पहले उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या था? अच्छा, वो इसको खत्म करने के लिए जो अमीर लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। तो उन्होंने अपने मफाद के लिए बनाई कि अपने उनके इंटरेस्ट थे कि हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर हो जाए। तो मगर गरीब जो लोग थे उन्होंने सिर्फ इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमारी जो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ठीक हो गया, मगर ये इम्बैलेंस थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के हक के लिए थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये इन इक्वालिटी और डिपेंडेंस के ऊपर मबनी था। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर उसमें वापस तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट ले लिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसको स्टेट ऑफ नेचर में कैसे लेकर जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक हो गया, टू एंड इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंस इज ओनली वन। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था वो क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच मेंबर by forming a social contract, each person obeys only himself। तो इन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि तमाम जो लोग हैं इकट्ठे होकर अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, लाइफ और लिबर्टी, इसका कंसेंट इकट्ठे होकर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल विल बनाए। तो अकॉर्डिंग टू रोसो, बिकॉज इट इज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो जब उन्होंने कहा कि तमाम जो लोग कलेक्टिवली अपना कंसेंट देंगे, अपनी तरफ से तस्दीक कर देंगे कि भाई हम अपने ये राइट्स सोसाइटी को देते हैं, या तो एक वो गवर्नमेंट को की तश्कील देंगे, सोसाइटी की तश्कील देंगे। People decide to obey the general will. They give up their right and freedom to community as a whole. Following general will is like following oneself. So people are as free as before. तो उन्होंने कहा जब तमाम लोग इकट्ठे होकर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया, तो वो उसमें तमाम लोगों का ही फायदा होगा। तो बेसिकली किसी दूसरे को तो फॉलो नहीं करेंगे, वो बेसिकली खुद को ही फॉलो करेंगे। इसको उन्होंने कहा कि जनरल विल, के तमाम लोगों की एक विल, मर्जी होगी। जनरल विल इज सॉवरेन अकॉर्डिंग टू रोसो।
तो जो जनरल विल उन्होंने उसी को सॉवरेन बना दिया कि तमाम लोगों की जो मर्जी होगी वही कानून वही हुकूमत होगी। वो किस तरह होगी? It says government has only executive and judiciary function। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ जो सॉवरेन बनाएंगे वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव यानी कि इन्फोर्स करने की ताकत और जुडिशरी फंक्शन सिर्फ और जज करने की फंक्शंस होंगे गवर्नमेंट के पास। तो लॉ कौन बनाएगा? गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉ। गवर्नमेंट भी लॉ नहीं बनाएगी। देन कौन बनाएगा? लॉज आर मेड बाय पीपल। के लॉज जो कानून है वो लोगों के पास लोगों के थ्रू बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल की बेस पर। जिस तरह उन्होंने इकट्ठे होकर एक जनरल विल का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया इसी तरह वो लॉज को भी पास करेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हक में थे। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं कि तमाम लोगों की राय से मेजॉरिटी से जो रूल बने उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि तमाम लोग फ्री भी होंगे और इक्वल होंगे क्योंकि वो तमाम लोगों की रजामंदी से काम होगा। इससे उन्होंने कहा जनरल विल। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। थॉमस होब्स जो थे सबसे पहले, उनकी स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि लोग सोलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होंगे बट रैशनल होंगे। तो इस स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए वो एक मुआहदा करेंगे जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें वो एक सॉवरेन मोनार्की, जिसे वो मोनार्की को ज्यादातर फेवर करते थे, एक सॉवरेन को अपना हेड बनाएंगे सोसाइटी का और वो अपने तमाम राइट्स उसे दे देंगे। मगर जब वो उनकी लाइफ को अगर वो थ्रेट करेंगे देन वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। ये होगी इनका नजरिया जो थॉमस हॉब्स। उसके बाद जॉन लॉक, उनके स्टेट ऑफ नेचर में एक आदमी पीसफुल, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस और सेल्फ प्रिजर्वेशन होते हैं। ठीक हो गया। वो किसी को ना नुकसान पहुंचाते हैं ना किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं। मगर क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को या लाइफ वगैरह को सिक्योर करने के लिए ना तो कोई जज होता है ना कोई लेजिस्लेचर होता है, तो इसलिए अगर उनमें कोई झगड़ा हो जाए तो उसको कौन हल करेगा? इसलिए वो खुद इन्फोर्सर भी बन जाते हैं, अपने जज भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और उनको खत्म करने के लिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एक मेजॉरिटी की राय से एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक हो गया। और जो कि उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को सिक्योर करती है। और जब तक वो इनको रूल्स को फॉलो करती है और इन चीजों को सिक्योर करती देन तब तक वो उसकी बात को मानेंगे, अदरवाइज वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे, बगावत कर देंगे और यहाँ उसको किल कर देंगे रूलर को, और इसकी जगह किसी नए को लेकर आएंगे। लास्ट में जो रूसो हैं, उनके स्टेट ऑफ नेचर में आदमी ब्लिस, आइसोलेटेड, टिमिड, पीसफुल, म्यूट होता है और ना उसे फ्यूचर की कोई परेशानी होती है, लेकिन उसमें दूसरे लोगों के लिए जज्बात भी होते हैं। ठीक हो गया। रहम भी होता है और आजादी की भी तमन्ना होती है। और जब उनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट आ जाता है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जब उनके अकॉर्डिंगली रूसो के जब उनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया देन वो ग्रीडी हो जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक हो गया। जिसकी वजह से उनमें रिच एंड पुअर का कंसेप्ट पैदा हो जाता है। अमीर लोग अपने मुफाद के लिए गवर्नमेंट बना लेते हैं मगर वो इनबैलेंस होती है। तो इसको खत्म करने के लिए एक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे वो पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं और जनरल विल भी कहते हैं। ये इनका काफी मशहूर थ्योरी है। तो इसके अकॉर्डिंगली तमाम लोग एक ऐसा मुआहदा करते हैं जिसकी वजह से तमाम एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो तमाम लोगों के कंसेंट और मर्जी के
मुताबिक होगी, यानी तमाम लोगों की उसमें राय होगी। एक किस्म की से आप डेमोक्रेसी कह लें, उन्होंने वर्ड डेमोक्रेसी यूज नहीं किया, मगर है वो डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं कि तमाम लोगों की गवर्नमेंट हो। ठीक हो गया, मेजोरिटी की राय के मुताबिक। और जब वो गवर्नमेंट बनेगी तो हमारी तरह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होगी कि हमने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे दिए, वो ही जाकर पार्लियामेंट में लॉज पास करते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास एग्जेक्टिव और जुडिशरी की सिर्फ और सिर्फ पावर्स और फंक्शनिंग होगी, और वो उन पावर्स को कैसे यूज करेंगे, अवाम की राय के मुताबिक। वो कैसे, क्योंकि अवाम ही मेजोरिटी के हिसाब से लॉज पास करेगी। ऐसा लॉ जिसको अवाम पास मेजोरिटी से नहीं करेगी वो लॉ नहीं बन सकेगा। ठीक हो गया। इस तरह वो कहते हैं वो खुद को ही लोग फॉलो करते हैं, ना कि किसी और को, ना वो किसी के अंडर होते हैं, वो आजाद होते हैं। इसीलिए इन रूसो को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।